हेलो गाइस, एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एजुकेटर पल्लवी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई या फिर जीवन का आधार क्या है। इस चैप्टर में हमें उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और चलिए सीधा शुरू करते हैं। उसके साथ साथ आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो, और चैनल को शेयर भी कर देना। तो लेट्स स्टार्ट। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. तो जब रॉबर्ट हुक, है ना, रॉबर्ट हुक कौन है? ये एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट है, ठीक है। अब जब इन्होंने क्या किया, कॉर्क में जब इन्होंने एग्जामिनेशन किया, उसको कॉर्क को आइडेंटिफाई किया। कॉर्क क्या होता है? पेड़ का छाल होता है, छाल। ठीक है। तो फिर उनको कुछ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखने को मिला, बिल्कुल छोटे 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 बॉक्सेस जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ उन्हें स्ट्रक्चर देखने को मिला था। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, कॉर्क क्या है? ऐसी चीज है जो पेड़ के छाल से आपको मिल सकती। This was the year 1665 when Hooke made this chance observation. अब ये कब की बात है? 1665 की बात है, जब ना रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, ये गलती से ऑब्जर्वेशन कर लिया था अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स। रॉबर्ट हुक ने इनको क्या बोला? सेल्स बोला। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। सेल का लैटिन भाषा में मतलब होता है लिटिल रूम, यानी कि ऐसी रूम जिसमें खिड़की दरवाजे कुछ भी ना हो, एक बंद कमरा, यानी कि सेल। ठीक है, जैसे कि हम जेल जेल को भी सेल ही बोलते हैं। This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. ठीक है, यानी कि ये देखने में बड़ा आम सी खोज, बहुत छोटी खोज लग सकती है, लेकिन साइंस की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. तो ऐसा ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि जो जैविक वस्तुएं हैं या जीव जंतु है, वो अलग अलग यूनिट से मिलकर बने हैं, यानी कि ऐसे हजारों करोड़ों यूनिट मिलकर एक ऐसी बड़ी चीज बनी। क्लियर? तो द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब these यूनिट्स इज being used till this day in biology. ठीक है, तो ये जो सेल शब्द है, सेल शब्द जो है, इसका इस्तेमाल आज भी हम लोग बायोलॉजी में करते हैं। बायो यानी कि लाइफ, एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। ओके। और दूसरी बात ये कि सेल्स को जो है हिंदी में कोशिका बोलते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए, कोशिका। तो ये है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक जी है ये, और यही है कॉर्क। ठीक है, ये ही उनको देखने को मिला था। देखिए ये कितने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। जूम कर देती हूँ इस डायग्राम को ताकि आप देखें। तो ये कंपार्टमेंट्स, क्लियर? तो फिर अभी यहाँ पे इनके बारे में कुछ लिख लेते हैं। नाम रॉबर्ट हुक। क्लियर? ईयर 1665। सेल्स। ठीक है, उसके बाद लैटिन अ लिटिल रूम। ओके, उसके बाद और कुछ बचा है क्या? ठीक है, हाँ, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक है, ये 5 पॉइंट है, तो इनके कॉन्सेप्ट से आपको याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए,
ये है प्लांट का क्रॉस सेक्शन व्यू, या फिर सेम क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, मैंने यहाँ से बीच से काट दिया, अब ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, मैंने ये वाला हिस्सा इतना ले लिया, ठीक है, अब मुझे ये दिख रहा है। हाँ, फिर मैंने यहाँ से इतना हिस्सा लेके जूम आउट कर, अब उसमें भी ये जो वाली लेयर है जिसको मैं बाउंड्री बनाऊंगी, सबसे बाहरी परत जो है ये देखिए, ये है कॉर्क, दिख गई आपको। अब इसको जूम करने के बाद इनको ये ऐसा हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। हनीकॉम यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा, बिल्कुल। अब इसमें ये जो एक एक डब्बा है ना, इसी को उन्होंने नाम दिया सेल। क्लियर बात है, ठीक है। अब पहली बात, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, यानी कि जीव जंतु किस चीज से बने होते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट या फिर एक एक्टिविटी समझनी होगी, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बने हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ऑनियन बल्ब। आपको एक प्याज से छोटा सा टुकड़ा ले लेना है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फॉरसेप्स की मदद से वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड लेयर ऑफ द ऑनियन। आपको क्या करना है, प्याज की जो छाल है या फिर स्किन है उसको निकाल लेना है, उसको आप क्या बोलोगे, लेयर बोलोगे, ठीक है। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख दूँ, पील ऑफ द स्किन ऑफ ऑनियन, ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए प्याज है, ठीक है, ये प्याज है, तो मैंने ये टुकड़ा ले लिया ऐसा। अब यहाँ से एक पतली लेयर ऐसे निकल, इस लेयर को रिमूव कर देना। सेकेंड, आपको क्या करना है, वॉच ग्लास में, वॉच ग्लास क्या होता है, कांच की प्लेट होती है, इसमें डालना है पानी और ये टुकड़ा डालना है पील का, इस ये वॉच ग्लास, ठीक है। ये हो गई सेकंड स्टेप। क्या होगा इससे, दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। पानी में रखने से क्या होगा, ये जो छाला हमने डाला, ये जो स्किन हमने ली है ना लेयर की, ये फोल्ड नहीं होगी, सुकड़ेगी नहीं और सूखेगी भी नहीं, इसलिए। अब व्हाट डू वी डू विद दिस पील, लेकिन इस लेयर के साथ हमें करना क्या है, ये तो पता होना चाहिए कि करना क्या है, मेन तो वही है मुद्दा। एक्सपेरिमेंट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं, ये मालूम होना। तो फिर क्या करना है, आपको लेना है ग्लास स्लाइड। फोर्थ स्टेप, ग्लास स्लाइड ले लो, ले ली, ठीक है, स्लाइड। Put a drop of water on it and transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. इसमें वाटर ड्रॉप ले लिया और इसका छोटा सा टुकड़ा इसमें ट्रांसफर कर दिया, यहाँ मैंने ये पुट कर दिया, ठीक है। तो मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। आपको ये ख्याल रखना है कि इसमें कोई भी ऐसे सिलवटें नहीं होनी चाहिए, फोल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, फ्लैट जैसा मैंने बनाया है वैसा। अ thin camel hair paint brush might be necessary to help transfer the paint। अब ये पील का टुकड़ा यहाँ से यहाँ डालने के लिए आपको क्या करना है, ब्रश लेना है, ब्रश 0.5 का, ठीक है। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ saponin solution on this piece followed by a cover। पांचवा स्टेप, क्लीनिंग करेंगे, कौन सा, सैपरानिन, क्लियर, ये ऑरेंज कलर या फिर पिंकिश कलर की डाई होती है। और लास्ट स्टेप है कवर स्लिप ऐड करना, ठीक है। कवर स्लिप ऐसे स्क्वायर शेप का कांच का ही बना होता है जो इसको कवर कर दे, यानी कि हिलेगा नहीं इधर उधर। नाउ टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स व्हाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ अ माउंटिंग नीडल। क्या करना है, कवर स्लिप लगाते हुए आप नीडल का इस्तेमाल करके कवर स्लिप डालेंगे, यानी कि मान लीजिए ये आपका कवर स्लिप है ऐसे पोजिशन में, तो यहाँ नीडल पुट करके धीरे धीरे खींचेंगे तो ये सीधी ऐसे गिर जाए साइड पे, क्लियर, इससे ये एयर बबल्स नहीं फॉर्म होंगे। या फिर अपने टीचर से कहिए आपकी मदद करने। तो वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी माउंट। ये कैसा माउंट है, टेम्पररी माउंट है ऑनियन पील का, यानी कि प्याज के छिलके का। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रो।
आप कंपाउंड यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से इसको लो पावर यानी कि 10x एंड हाई पावर यानी कि 40, 60 और 100x पर जूम करके देख सकते। क्लियर हो गई बातें? ठीक है, आई होप आपको एक्टिविटी समझ में आ गई है। क्लियर? थोड़ा सा हम देख लेते हैं डायग्राम। तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम। क्लियर? क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप? इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है आई पीस यानी कि यहाँ पे ऑब्जर्वर अपनी आई रख के देखेगा, इसको आप लेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर? फिर यह है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। इस नॉब से, ये जो नॉब है, इससे आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, अप डाउन मूवमेंट। उसके बाद ये फाइन एडजस्टमेंट नॉब जो है क्लैरिटी करता है, जो भी स्लाइड में मटेरियल है उसको क्लैरिफाई करने का काम इसका होता है। उसके बाद ये रिजॉल्विंग नोज पीस है, ये घूमता है, ये जो लगे हुए हैं ऑब्जेक्टिव इसी में से आपको दिखेंगे। अब ये 10x 40x 60x कितने भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ठीक है, तो फिर उसके साथ साथ अब यह है कंडेंसर। ये क्या करता है, यहाँ पे हॉलो स्पेस रहता है, ये लाइट को यहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। यह है मिरर, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और इधर देगा। यह है माइक्रोस्कोप का बेस सपोर्टिव, और यह है इंक्लाइनेशन जॉइंट जो कि बेस और बॉडी को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अभी हमने जो एक्टिविटी की थी उसका रिजल्ट ये है। क्लियर? चलो, तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस? आपने लेंस से देखा तो आपको क्या दिखा? कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप? आप जो माइक्रोस्कोप से देखोगे क्या उसको किसी शीट पे आप बना सकते हो? क्या वो बिल्कुल इस फिगर जैसा दिखता है? ठीक है, अब ये आपको कुछ कंपार्टमेंट दिख रहे हैं जो हमने अभी हनीकॉम जैसा बोला था, बिल्कुल सेम, लगभग लगभग है ना, मिलता जुलता है। तो देखिए, ये जो कंपार्टमेंट्स है इनको बोला गया है सेल्स, और उसके सेंटर में ये जो डार्क बॉडीज दिख रही है ना, ये जो डार्क बॉडीज दिख रही है ये क्या है? न्यूक्लियस। क्लियर हो गई बातें? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ पील्स ऑफ ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइज। आप अलग अलग साइज के प्याज लेकर उसका भी टेम्पररी माउंट बना सकते हैं। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? आपको क्या देखने को मिलेगा? डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर? आपको सेम देखने को मिलेगा या कुछ अलग भी देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, हमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स ही देखने को मिलेगा और कुछ अलग नहीं को मिलेगा। तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? अब ये स्ट्रक्चर्स है क्या, तो जीवन में इतना इतना महत्वपूर्ण क्यों है इनका, है ना, इतने जरूरी क्यों है ये? तो देखिए क्या बोल रहा है, दिस स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। सिमिलर ही दिखेंगे, मैंने भी यही बताया अभी आपको, है जी। ठीक है, ये बिल्कुल आप कोई भी साइज का प्याज उठाकर देख लो, आपको उसका स्ट्रक्चर सेम ही देखने को मिलेगा। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बर्न। एक साथ ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मिलकर क्या करेंगे, एक बड़े से प्याज का या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope. अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद हमें ये पता चला कि कोई भी साइज का ऑनियन क्यों ना हो, उसके स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ेंगे। The cells of the onion peel will look all the same. Sorry guys. Regardless of the size of the onion they came from. यानी कि आप किसी भी साइज के ऑनियन पील को उठाकर माइक्रोस्कोप में देख लो, आपको उनके साइज से कोई मतलब नहीं, आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर सेम लाइक दिस। ओके, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा हर केस। फिर वो लाल प्याज हो, हरा प्याज हो, सफेद प्याज हो, कोई सा भी प्याज, कोई मतलब नहीं। Clear? These small structures that we see are the basic building units or of the onion bun. अब ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं ना हमें, ये सिंगल सिंगल, यही है बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स, यानी कि ऑनियन बनने का आधार। आधार ही तो बोलेंगे, जैसे कि घर बनाने के लिए ईंटों को जोड़ना पड़ेगा, है ना, एक, दो, तीन, ऐसे हमें ईंटों को जोड़ना पड़ेगा ना, राइट, तभी तो घर बनेगा। वैसे ही इतने सारे जब सेल्स जुड़ेंगे, ये यूनिट्स जुड़ेंगे,
तभी एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है। क्लियर? These structures are called cell और इन्हीं सिंगल कंपार्टमेंट्स को सेल बोला गया। नॉट ओनली ऑनियन, सिर्फ प्याज ही नहीं, बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब जितने जीव जंतु हमारे आजू बाजू में मौजूद है वो सारे के सारे सेल से यानी कि कोशिकाओं से बने हैं। ठीक है। However, there are also single cells that live on their own. अब इस दुनिया में ऐसे भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सेल से बने होंगे जो कि अपनी जीवन का गुजारा कर रहे। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया हो। आप एक मिनट इस डायग्राम को देखिए प्लीज। ठीक। तो फिर अब देखिए इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो सेंटर में डार्क बॉडी हमें देखने को मिल रही है यही है न्यूक्लियस। अब ये ऑनियन स्किन सेल है। ठीक है। ये जो फ्लूइड है बीच में पर्पल कलर का ये साइटोप्लाज्म है और अब ये प्लांट होने की वजह से इसमें सेल वॉल प्रेजेंट और ये सिर्फ प्लांट का कैरेक्टर, प्लांट कैरेक्टर। फिर सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट। इसके बारे में जब हम डिफरेंट सेल वॉल मतलब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तब हमें पता। क्लियर बात है? आगे बढ़ते हैं। अब मोर टू नो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल चीज़ें भरी हुई हैं जो आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करने में आपकी मदद करें। क्योंकि अभी का पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है जहाँ पे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें इस स्लाइड में मेंटेन है तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए और अगर आपको कहीं लगता है वो पॉइंट नोट कर लीजिए। अदरवाइज आपको पीडीएफ चाहिए तो आप रिवीजन ट्रैक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो कमेंट कर दीजिए, मैं लिंक प्रोवाइड कर। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन ईयर 1665। सेल्स की जो है सबसे पहली खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। क्लियर? ही ऑब्जर्व द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस। उन्होंने किस में देखा था? कॉर्क स्लाइस यानी कि छाल के टुकड़े में देखा था जो कि एक बहुत प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? ल्यूवेनहॉक इन 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time. अब एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में यानी कि 1674 में जो है एक अच्छे खासे वेल डिफाइंड माइक्रोस्कोप के थ्रू फ्री लिविंग यानी कि जीवित सेल्स का खोज करके निकाला था तालाब के पानी से। अब दो जन सेल की खोज कैसे कर सकते हैं ये तो बड़ा सवाल है कि नहीं जी? है ना? तो रॉबर्ट हुक जी ने जो सेल ढूंढ के निकाले थे ना वो डेड सेल थे। ठीक है, ये डेड सेल। तो अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने कैसे टाइप के सेल निकाले थे खोजकर तो उसका आंसर है फ्री लिविंग सेल। और अगर आपसे सादा क्वेश्चन पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड सेल तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर जहां मेंशन है लिविंग सेल तो आंसर आएगा एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। उनका नाम मैं लिख देती हूँ, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, 1674। क्लियर बात? ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। यानी कि हाँ, ये सेल है, ये सेंटर वाला, ये न्यूक्लियस। ठीक है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। क्लियर बात? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, परकिंजे in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of cell। अब सेल में ये जो इतना ओपन हिस्सा है, ठीक है, इनको परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। ठीक है, कब? 1839 में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है cell theory that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists, Cleiden 1838 and Swan in 1839। क्लियर? अब
सेल थ्योरी ये बताती है कि जितने भी जीव जंतु है, चाहे पेड़ हो चाहे जानवर हो, ये सारे के सारे कोशिकाओं से बने यानी कि सेल से बने हैं, और सेल ही जो है हमारे जीवन का आधार है। क्लियर? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसको दो बायोलॉजिस्ट ने यानी कि वैज्ञानिकों ने बताया था, मतलब विज्ञान पढ़ने वालों ने। इन्होंने क्या बताया था? इनके नाम थे स्क्लीडन, ठीक है, 1838 में, और श्वान 1839 में। क्लियर बात है? तो फिर नेक्स्ट है द सेल थ्योरी वाज फर्दर, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है गाइस, एक्सपांडेड, further expanded by Rudolf Virchow in 1855 by suggesting that all the cell arise from pre-existing cells। यानी कि 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने सेल थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि जितने भी सेल्स आज मौजूद है वो पहले किसी बने हुए सेल से ही आए हैं। यानी कि एक सेल ये है, इसी से ही ये 4 सेल आए होंगे, फिर इनसे और आए होंगे, ऐसे करके उन्होंने बताया। ठीक है। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई 1940 में, तो ये बहुत आसान हो गया कि सेल को और उसके अंदर के ऑर्गेनेल्स को पढ़ने में आसानी मिल गई। ऑर्गेनेल्स यानी कि सेल के ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे आप एक ऑर्गेनिज्म हो, आपके शरीर में कितने सारे अंग है, जैसे किडनी, दिल, दिमाग, फेफड़े, गुर्दे, बहुत सारी चीजें हैं, तो वैसे ही उसके अंदर भी है, तो उन्हीं को हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बातें? आगे क्या बोल रहा है? द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। यानी कि मैग्नीफाइंग लेंसेज के वजह से ही जो है माइक्रोस्कोप की खोज हुई है या फिर दुनिया की शुरुआत हुई है। तो इट इज नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा मान सकते कि एक पूरा सिंगल सेल जो है, यानी कि ये एक सेल जो है पूरा एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ठीक है, पूरा ऑर्गेनिज्म ये हो सकता है। अब जैसे कि हो गया अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। अब ये जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है ना, इनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनि शब्द का मतलब होता है सिंगल, यूनि इज इक्वल टू वन। ठीक है, और वन का मतलब सिंगल, अकेला रहता है बेचारा, इसको कोई पार्टनर नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीवन, ऐसा वाला है। उसके बाद ऑन द अदर हैंड मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर, और दूसरी तरफ बहुत सारे सेल एक साथ जुड़कर एक बॉडी बनाते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ऐसे करके वेरियस बॉडी पार्ट्स में वो काम करते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी यानी कि मेनी, एम फॉर मल्टी, एम फॉर मेनी, याद रखिए। ठीक है, सच एज सम फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर चाहे वो फंजाई हो, प्लांट हो या फिर कोई एनिमल हो, हम सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। कैन यू फाइंड आउट नेम ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? क्या आप कोई और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम बता सकते हो? मैं एक आपको यहाँ बता देती हूँ, आप मुझे बाकी कमेंट में बताओ। माइकोप्लाज्मा, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, आप बताएंगे और क्लियर? आप कमेंट सेक्शन में मुझे और आंसर देंगे। उसके बाद एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब हम ये है कि जितने भी आजकल मल्टीसेलुलर या फिर वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म आप देखते हो, वो सिंगल सेल से ही आए हैं। अब हाउ, कैसे? सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। सेल क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं, यानी ये एक है, फिर ये अपने दो बनाएंगी। ठीक है, फिर ये अपने दो बनाएंगी, ये भी अपने दो बनाएंगी, ऐसे करके डिवीजन होते जाता है, और इसी को बोलते हैं सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, सो ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पहले जो सेल मौजूद है उसी से और आने वाले सेल्स। अब इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, इसका मतलब सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर हो गई बातें? अब एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये वाला स्टोरी जैसा ही समझ लीजिए।
स्टोरी का टाइटल है एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। ठीक है, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। इसमें क्या हुआ था, एक सेल था, इसका नाम है प्रोटोबायोटिक सेल। क्लियर। और यहाँ पे छोटे छोटे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। एक कलर हो गया, हमें एक और कलर दे। और ये ऐसा बैक्टीरिया था। क्लियर। इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। और इसका नाम था अल्फा प्रोटियो बैक्टीरिया। ठीक है। तो एक दिन इस वाले सेल को बड़ी मस्ती सूझी, इसने क्या किया, तो एनगल्फ कर लिया, यानी कि निगल लिया। अब इसको निगलने के बाद ये सेल कैसे बन गया, ऐसा है। और अब ये बैक्टीरिया इसके अंदर आ गया ना। अब ये बैक्टीरिया इसके अंदर आने के बाद ये बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये एनिमल सेल में बन, ये सेल कौन सा बन गया, वन। ठीक है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अगेन अगेन ये सेल एक दिन घूम रहा था, फिर इसको मजाक सूझी, ने इसको एनगल्फ कर लिया। ठीक है, एनगल्फ कर लिया। अब ये सेल ऐसा है। क्लियर। फिर अब ये तो था ही पहले से इसके पास, तो हम क्या बोल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। राइट। उसके साथ अब ये भी आ गया अंदर, और ये बन गया क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड। ठीक है। और ये बन गया प्लांट सेल। प्लांट सेल। क्लियर। अब ऐसे करके ऐसे देखो, ये यूनिसेलुलर था, यूनिसेलुलर था। अब एनिमल सेल से कितने सारे एनिमल्स बनते हैं, काऊ, गोट, गोट, उसके बाद ह्यूमंस, यानी लाइफ देखो सिंगल सेल से ही शुरू हुई। प्लांट्स में हम देखते हैं ट्रीज, श्रब, ग्रास, बहुत सारी एक्सेट्रा चीजें। तो एक सिंगल सेल से जो है कहानी शुरू हुई थी, और आज आप देखिए आपके सामने कितने वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट। ठीक है। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई हो। तो अगर मैं कहूँ सिंपली, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम से आया है, और आपका क्लोरोप्लास्ट जो है साइनोबैक्टीरियम। ठीक है। तो चलिए आगे।
सॉरी, ठीक है। तो आपको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कुछ पॉइंट्स, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, क्या बोला है पहला, सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ल्यूवेनहॉक इन 1674, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था, डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग free living cell in pond water, ठीक है। थर्ड कौन आए थे, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन कब आए थे, 1831, 1831 में इन्होंने डिस्कवर किया थ्योरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद आए परकिंजे, 1839 में इन्होंने टर्म प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया सेल फ्लूइड के लिए, ठीक। उसके बाद सेल थ्योरी की दो साइंस बायोलॉजिस्ट ने लीडर 1838 एंड स्वान 1839, ठीक है। और फंक्शन ऑफ सेल थ्योरी ये किया रुडोल्फ वर्चोव ने 1835, ठीक है गाइस। एंड सेवेंथ पॉइंट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड इन 1940, क्लियर। ये है इतना अभी तक जितना पढ़ा हमने उसका जिस्ट फॉर्म, क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि ये वन सेल पे ही अपनी लाइफ गुजारते हैं। तो इसको जूम करके हम देखते हैं। पहले ये अमीबा, ठीक है, ये पूरा देखिए एक साथ ही जुड़ा हुआ, इसमें और कोई कुछ नहीं है, ठीक है। सब कुछ इसके अंदर इसके जरूरत के लिए जो चीजें चाहिए वो है प्रेजेंट है। न्यूक्लियस हो गया, फूड वैक्यूल, सूडोपोडिया, सेल मेम्ब्रेन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म मिलकर साइटोप्लाज्म, ठीक। उसके बाद है क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास, इसके पास फ्लैजिलम है मूवमेंट करने के लिए, फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, आई स्पॉट यानी कि सिग्मा बोल सकते हो। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए, क्लोरोप्लास्ट, स्टार्च ग्रेन, पायरेनॉइड, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी अपैरेटस, क्लियर। उसके बाद है पैरामीशियम,
पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, रेडिएटिंग कैनल्स, माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, फूड वैक्यूल्स, एनल पोर जिसको साइटोप्रॉक्ट भी बोलते हैं, सेल माउथ, साइटोस्टोम, बक्कल ओवरचर, ओरल ग्रूव यानी कि वेस्टिबुलम, पेलिसेल एंड सीलिया। एंड ये है आपका प्यारा सा सुंदर सा बैक्टीरिया। इसके बाद देखिए साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड सॉरी गाइस, न्यूक्लियोइड यानी कि डीएनए, राइबोसोम्स, फ्लैजिला, प्लाज्मिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल एंड पाइलस, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट मल्टीसेलुलर, इसमें जूम करने की तो जरूरत है नहीं, ये है फंजाई, ये है प्लांट्स और ये है 2 मिनट इसको रीड कर लीजिए आप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी या फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, ये एक्टिविटी 5.2। So we can try preparing temporary mounds of leaf peels, tip of root onions or even peels of onion in of different, यानी कि आप टेम्पररी स्लाइड्स बना सकते हो किसके, पत्तों के, स्किन की, या फिर ऑनियन रूट टिप की, या फिर ऑनियन के छिलके की। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, ऊपर की एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद, लेट्स सी व्हाट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी, तो इन सवालों के क्या जवाब आते हैं वो सब देखना है। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज? तो नो। Okay. Do all cells look alike in structure? No. Could we find differences among cells from different part of a plant body? Yes. What similarities could we find? Similarities मतलब उसका कंपोनेंट आपको सेम मिलेगा, यानी कि वो किस चीज से बने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ सेल्स दिखाए गए हैं, ठीक है ना, इसका नाम है, यानी ये ह्यूमन बॉडी के कुछ सेल्स आपको दिखाए गए हैं। तो देखिए सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी कि कुछ जीव जंतुओं के पास जो है अलग अलग प्रकार के सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इस इमेज को देखिए एंड आपको कुछ ह्यूमन बॉडी के सेल्स का पता चलेगा। स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ओवम, बोन सेल, स्पर्म एंड फैट सेल। ठीक है, इतने टाइप के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें या फिर इन क्वेश्चंस के पहले आंसर दें। तो the shape and size, the shape and size of cells are related to the specific functions they perform, यानी कि किसी सेल का साइज या फिर शेप जो है उस पर निर्भर करता है कि उसे कौन सा फंक्शन करना है, तो किस ऑर्गन का पार्ट है, उसकी ड्यूटी कितने टाइम चलने वाली है। जैसे आपका हार्ट और आपका ब्रेन, आपके लंग्स 24 घंटे काम करते हैं, तो वहाँ के सेल्स अलग होंगे। ठीक है, आपकी स्किन सेल हमेशा पसीना बहाती नहीं रहती, तो वहाँ का कंपोजिशन अलग होगा। ये मैटर करता है कि वो कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट है या उसका ड्यूटी क्या है, उस हिसाब से उस सेल का शेप और साइज मैटर करता है। तो सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स, अब कुछ जैसे कि अमीबा जैसे सेल्स होते हैं उनके पास अपने शेप को चेंज करने की कैपेसिटी होती है, यानी कि अमीबा कभी भी एक जैसा नहीं रहता, अभी ऐसा है तो दूसरे पल आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये चेंजिंग शेप। In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. और कहीं कहीं सेल ऐसे होते हैं कि उनका हमेशा के लिए जैसे वो बने हैं हमेशा के लिए वैसे ही हो जाते हैं फिक्स। जैसे कि आपका नर्व सेल यानी कि ब्रेन सेल, इसके पास अपना एक शेप है, जैसे देखिए ये उसका शेप है। क्लियर, ये है ब्रेन सेल आपका। तो नेक्स्ट इज व्हाट, each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. अब हर एक लिविंग सेल के पास एक फंक्शन को करने की एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है। उस उस कैपेसिटी के खत्म होने के बाद जो है उस सेल को डेड पाथवे में जाना पड़ता है, यानी कि हर एक सेल की अपनी एक उम्र होती है। जैसे कि आपके रेड ब्लड सेल्स की उम्र है 120 डेज, आरबीसी सर्वाइव फॉर ओनली 120 डेज। ठीक है, उसके बाद आपके बोन मैरो से, आपके अस्थि मज्छा से जो है नए
कोशिकाओं का संचारण होते रहता है, नई कोशिकाएं बनती रहती है रेगुलर। जैसे मेरे शरीर में कुछ ना कुछ कोशिकाओं के 120 दिन पूरे हो चुके होंगे, तो वो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया होगा मेरी बॉडी में, और उतने को ही मेंटेन करने के लिए मेरे बोन मैरो में अगेन फिर से न्यू सेल्स बनकर रेडी हो गए होंगे। ठीक है, आपकी बॉडी को पता है कि फंक्शनिंग कैसे परफॉर्म करनी है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, we know that we know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings। हमें पता है कि जैसे हमारे बीच में काम का जो है बंटवारा कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि पापा जॉब पर जाते हैं, घर का काम करती है, आपके भाई आपके बहन बाहर काम करते हैं ना, अपना अपना सब कुछ बैलेंस बनाने के लिए हम इंसानों ने काम को बांट दिया है। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी क्या हुआ है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, यानी कि हमारे शरीर के भी जो अंग है, हमारे हिस्से हैं, वो अलग अलग कामों को परफॉर्म करने का काम करते हैं। ठीक है, तो द ह्यूमन बॉडी हैज हार्ट टू पंप ब्लड, यानी कि हम इंसानों के शरीर में दिल का काम है खून का मतलब खून को पहुंचाना पूरे शरीर में, खून को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाना। उसके बाद आपके पेट का काम है खाने का पाचन करना, और ऐसे कई सारे काम है। आपकी किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, आपके लंग्स रेस्पिरेशन का काम करते हैं, ऐसे कई सारे सिस्टम हमारे शरीर में प्रेजेंट है। तो सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। तो ऐसे ही जो है एक सेल के अंदर कामों का बंटवारा देखा गया। वो बोलते हैं कि तुम प्रोटीन बनाओ, तो वो बोलते हैं उसको तुम सॉर्टिंग करो, उसको अपनी जगह पर भेज दो, ऐसे सब कुछ काम बांटे गए हैं सेल के अंदर भी। In fact, each such cell has got certain specific compartments within it known as cell organelle। यानी कि हर एक सेल के अंदर हर एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक कंपोनेंट बनाया गया है, कंपार्टमेंट है, जिसको हम सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, एन न्यूक्लियस, और यहाँ लिख देती हूँ सेल। अब यहाँ पे फिर ये एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे अलग अलग सबकी ड्यूटी है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल। क्लियर बात है? ठीक है, तो फिर ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। ये लाइन बहुत ही याद कर लेना कि हर एक ऑर्गेनेल का अपना एक जाना, वो किसी का काम नहीं करेगा। यानी कि आपके शरीर में आज किडनी बोलेगी, दिल भैया आज आप छुट्टी ले लो, आज तो शरीर में खुद मैं पहुंचाऊंगा। ठीक है, या तो तुम आज दिमाग के घर चले जाओ, मस्त पकौड़े भजिया खाओ तल के, और आज आप छुट्टी ले लो। ऐसा तो नहीं होता है, दिल का काम दिल को ही करना है, किडनी का काम किडनी ही करेगा। नो वन कैन डू एनी अदर फंक्शन। क्लियर? ठीक है, तो फिर सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल। ठीक है, चाहे फिर सेल में कोई नई चीज बनाना हो, या फिर वेस्ट मटेरियल को क्लियर करना हो, या फिर और भी कोई फंक्शन परफॉर्म करने हो, ये सब ड्यूटीज के लिए सेल के अंदर जो है सेल ऑर्गेनेल्स को रखा गया। अब सेल ऑर्गेनेल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले पार्ट्स में। ठीक है, उसके बाद अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स। अब एक सेल को जीवित रहने की क्षमता और अपने कार्य करने की क्षमता जो है इन ऑर्गेनेल्स की मदद से ही मिलती है, इन अंगों की वजह से। अगर ये ऑर्गेनेल्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाए। क्या हो जाएगा? सेल डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तो दिस ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड। और ये ऑर्गेनेल मिलकर जो है हमारे जीवन का आधार यानी कि सेल का फॉर्मेशन करते हैं। इतना बोल लिया गाइस, मेरा गला भी खराब होने लगा है। ठीक है, so it is interesting that all cells are found to have the same organelles। लेकिन ये बड़ी मजे की बात है कि सारे ही सारे सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं सेम ही देखने को मिलेंगे, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो सेल क्या फंक्शन करने वाला है या वो किस ऑर्गेनिज्म का हिस्सा। जैसे कि मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो स्क्रीन पे समझा देती हूँ, रुकिए। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है एनिमल का, और ये एक सेल है प्लांट का। ठीक है, तो इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इसमें भी होगा, इसमें एक कंपार्टमेंट होगा तो इसमें भी होगा, पी पी टी टी। यानी कि ऑर्गेनेल्स जो है
वो क्या होंगे, सेम। क्लियर, सेम होंगे। तो फिर समझ में आ गए, ये सब उन सवालों के जवाब। अब व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, ठीक है, एक सेल कैसा बना है, किससे बना है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, यानी कि एक सेल का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन किया गया है, उसको कैसे इतना मतलब न्यूक्लियस सेंटर में ही होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, कितना ऐसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में कैसे रखा गया है, ये सब हम यहाँ से अभी पढ़ने वाले हैं। We saw above that the cell has special components called organelles, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि सेल के पास अपने कंपोनेंट्स होते हैं, जिसका होता है ड्यूटी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करना, उनको ही हमने ऑर्गेनेल्स करके बुलाया। अब इतना स्ट्रक्चरली, इतना मेंटेन करके सेल को कैसे बनाएंगे, कोई तो वहां गया नहीं भैया मैं बीच में अब न्यूक्लियस रख दूंगा, बाकी के ऑर्गेनेल्स आप अपने हिसाब से लगा लो, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल नेचर को पता है कि कैसे क्या अरेंजमेंट करना है, नेचर नोज द बेस्ट, ठीक है। तो इफ वी स्टडी अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप, अगर हम किसी सेल की स्टडी माइक्रोस्कोप के अंडर करें, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। तो हमें 3 कैरेक्टर हर सेल में देखने को मिलेंगे। वो पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गई बातें। यानी ये 3 फीचर जो है, आप किसी भी प्रकार का सेल उठा के देख लो, प्लांट देख लो, एनिमल देख लो, बैक्टीरिया देख लो, फंजाई देख लो, ये 3 चीजें हमें कॉमन ही मिलेंगी। Okay, all activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features. यानी कि cell to cell interaction और cell to environment interaction is possible due to the presence of these organelles. Okay, अब देखते हैं कैसे। तो पहला टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में शुरू करते हैं गाइस। तब तक के लिए आप इस पार्ट को देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, अपना ध्यान रखिए और अगले वीडियो के लिए अपडेटेड रहिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड कीप लर्निंग गाइस। ठीक है, अब अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नया सेशन शुरू हो चुका है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको मैं लिंक शेयर कर दूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।